Hello everyone, a very warm welcome in our YouTube channel, Partyflex Classes. So students, from today we are going to start our class 11th physics. Class 11th की physics शुरू करने जा रहे हैं. As you all know that जो first chapter है अपना physical world, उसके ऊपर अपने इतनी डिस्कस नहीं करेंगे. जो अपना फिजिकल वर्ड है उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा अपन डिस्कस करके फिर मेन जो फोकस रहेगा जो सेकंड चैप्टर अपना यूनिट एंड मेजरमेंट वो अपन शुरू करेंगे. तो शुरू करते हैं अपन. तो पहले जो फिजिक्स है उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उसका फंडामेंटल है एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं और उसके बाद में जो है शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर आज ही जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर. बेसिकली जो क्यों मेजरमेंट की नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, उस सब पे अपन आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे. वन बाय वन जो है अपन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे. काफी लेट हो गया है वैसे अपने को, बट ओके शुरू करते हैं अपन और होप के बहुत जल्दी अपन जो है अपना सिलेबस भी कवर कर लें. सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपन फिजिक्स. 10th तक आपने साइंस पढ़ी है. 10th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है उसके अंदर आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, इवन एनवायरमेंटल साइंस जो भी है, नेचुरल साइंस वगैरह उसमें वो भी आपने एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है. बट अब जो 11th है उसके अंदर पर्टिकुलर एक ब्रीफ सिलेबस आ गया, आइदर वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, बायो वाले के जो बायो है उसका हो. तो उसके ऊपर अब अपने को पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है डिस्कस करना है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है एग्जाम में अपने को पेपर देना है. तो सबसे पहले अगर साइंस से शुरुआत करें, अगर साइंस से स्टार्ट करें तो बेसिक मीनिंग जो है साइंस का तो वो क्या हो सकता है. तो साइंस का जो बेसिक मीनिंग ये है कि नेचर के अंदर जो नेचर की स्टडी है अपन अगर बात करें तो उस स्टडी को किस फॉर्म में करना है. नेचर की भी मैं अगर बात नहीं करूं तो अपने को जो साइंटिफिक फॉर्म की अगर अपन बात करें कि हाँ यार ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, ये उस पर्सपेक्टिव में मैं उस चीज को कैसे जो है डिलीवर कर सकता हूँ कि ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है. अगर साइंस के अंदर अपन कुछ भी परफॉर्म करते हैं लाइक एक्सपेरिमेंट भी, अगर एक्टिविटीज की बात करें जो 9-10 के अंदर अपन ने देखा, तो वहां पे भी अपन क्या देख रहे हैं कि अपने को कुछ एक्टिविटी करनी है या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो अपने पास पहले क्या होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए अपने पास ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट होगा अपने पास तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, एक कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट पे रिसर्च करके उसका कोई कंक्लूजन निकालेंगे अपन, कोई तो उसका जो निष्कर्ष है वो निकालेंगे. तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, उसके लिए अपने को क्या है कुछ स्टेप्स के अंदर स्टडी करनी पड़ती है. तो जो स्टेप फॉलो करके स्टडी करते हैं वो पूरा किसके अंदर आ रहा है, वो किसमें इनबिल्ट है, वो इनहेरेंट है आपका. कैसे इनहेरेंट है देखो, ऑब्जेक्ट के बाद में आपके पास क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करना है तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया. उस ऑब्जेक्ट के बाद में आपके पास क्या आना चाहिए, रिक्वायरमेंट. क्या क्या एसेंशियल एपरेटस या कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपको उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. आफ्टर दैट उस एक्सपेरिमेंट जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो थ्योरी आपको उसकी पता होनी चाहिए, बेसिक जो नॉलेज है. थ्योरी के बाद में आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ उसका आपने क्या बोल सकते हैं, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करा होगा या कुछ टेबुलेशन फॉर्म में आप टेबल भी बनाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो वहां से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का वर्क हो गया. आफ्टर दैट इतना फिनोमिना करने के बाद आप कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे या कोई रिजल्ट देंगे. आई बात समझ में. और उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट पूरा आपने परफॉर्म करा, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपने रखा, तो देखा एक पूरा क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में क्या करा है आपने स्टडी करी है. तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि साइंस इज व्हाट इज साइंस. तो बेसिकली कोई भी अगर फिनोमिना है उसका आप सिक्वेंशियली स्टडी करते हो, आई बात समझ में, आइदर वो नेचुरल फिनोमिना हो या ना हो, उसकी जो सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर आपने जो स्टडी करी है वो रिलेट करता है किसको, साइंस के साथ. अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज है भाई साहब. अब ये सारी ब्रांचेज कौन कौन सी हो गई, और बेसिक ब्रांच अगर आप देखें तो क्या फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, न्यूक्लियर साइंस, ठीक है, जो मॉडर्न साइंस का पार्ट है, ऐसे करके एक्सेट्रा बहुत सारी हैं. अपना इतना डीप नहीं जाना, लेकिन बेसिक अगर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से उसी की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, न्यूक्लियर साइंस है, ऐसे करके बहुत सारी जो है साइंस की ब्रांच है अपने पास. तो उसमें से एक जो है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो ब्रांच है अपनी कौन सी, फिजिक्स. जो एक ब्रांच साइंस की जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं या अपन जिस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं वो ब्रांच है अपनी फिजिक्स.
जिसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, जिसे और भी क्या कहा जा सकता है, भौतिक विज्ञान। यहां से हम शुरू करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिकी, ये सब जो है कहाँ से ये सारे शब्द जो प्रकट हो गए अपन बोल सकते हैं, कहाँ से जो है, फिजिक्स। अगर फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर अपने को किस टाइप की स्टडी करनी है, तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो भी नेचर है और उस नेचर के साथ साथ जो नेचुरल फिनोमिना है उसकी स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिक्स। तो I can say that the physics is the branch of science in which we deal nature and natural phenomena। वो ब्रांच जिसके अंदर अपन नेचर और नेचर के साथ साथ जो नेचुरल फिनोमिना है उसके साथ अपन डीलिंग करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब कहाँ से ओरिजिन है, अगर फिजिक्स की बात करो तो ग्रीक वर्ड जो है फ्यूजिस, जिसका मीनिंग है नेचर। आई बात समझ में, फ्यूजिस मीनिंग क्या है उसका, जो रिलेट करता है नेचर के साथ। तो वहां से जो है इस फिजिक्स वर्ड का जो है क्या हुआ है, ओरिजिन अपन बोल सकते हैं, वहां से ये वर्ड अपने को मिला है, फ्यूजिस। ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है नेचर। और भौतिक, भौतिकी का मतलब क्या है, प्रकृति और प्रकृति का अध्ययन। नेचुरल, नेचर की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं, एक तो नेचर की बात कर रहे हैं और नेचर के साथ साथ जो है नेचुरल फिनोमिना की अपन बात कर रहे हैं। तो वो किससे लिंक होगा, वो अपना लिंक हो रहा है फिजिक्स से। तो यहाँ से अपने को ये पता चला, एक इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने को मिली कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर अपने को किस टाइप की स्टडी करनी है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना जो है उसकी स्टडी करनी है अपने को, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान के अंदर अपन प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का। प्रकृति और प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उसका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, उसका अध्ययन जो है अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ये तो बात हुई अपनी किसकी, फिजिक्स की। ओके, अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा, और जो अपना फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसके ऊपर थोड़ा अपन एक जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या है, देखो इतना डीप स्टडी नहीं करनी क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन वो अपना नहीं रहता है, बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अगर अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने को लॉज के ऊपर, जो बेसिक लॉज है फिजिक्स के, उसके ऊपर अपने को नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो अगर फंडामेंटल फोर्सेस की मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जो बेसिकली फंडामेंटल फोर्स जो है, जिसे अपन मूलभूत बल कहते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, तो टोटल कितने फंडामेंटल फोर्स है। अगर फंडामेंटल फोर्स की मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में टोटल फंडामेंटल फोर्स है 4 टाइप के। There are 4 types of fundamental force in physics। वो जो फंडामेंटल फोर्स है, और जितने भी अपन फोर्स की बात करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे अपन सिलेबस कवर करते जाएंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स के ऊपर अपन स्टडी करते जाएंगे, तो वो बेसिक जितने भी फोर्स होंगे जिसकी अपन स्टडी करेंगे, वो इन जो बेसिक फंडामेंटल जो फोर्स है यहीं से वो डिराइव होंगे। तो भौतिक विज्ञान के अंदर अगर बात करूं तो मूलभूत बलों की, तो कितने बल हैं, मूलभूत 4 प्रकार के बल हैं। अब वो 4 प्रकार के मूल बल कौन कौन से, उसके ऊपर अपने को डिस्कस करना है। वो जो 4 बल है वो कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आई बात समझ में, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे मैं बोल सकता हूं गुरुत्वाकर्षण बल। जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। जो सेकंड फोर्स है उसे मैं बोलूंगा वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब वैद्युत चुंबकीय बल। सेकंड जो फोर्स है, वो जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद में जो थर्ड आता है, थर्ड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो थर्ड है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसे मैं बोल सकता हूं प्रबल नाभिकीय बल।
जिसे क्या बोलूंगा, प्रबल नाभिकीय बल। और आफ्टर दैट जो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसे मैं बोलूंगा दुर्बल नाभिकीय बल। ओके स्टूडेंट्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये जो चार टाइप्स की जो मैंने लिखी है, ये चार टाइप जो है बेसिकली फिजिक्स के अंदर मेरे को क्या बता रहे हैं, ये जो चार टाइप्स है ये है मेरे फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स, जिसे मैं बोलूंगा मूलभूत बल। ये चार टाइप्स के फिजिक्स के अंदर मेरे पास क्या है, मूलभूत बल है। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे मैं बोलता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। बस एक छोटा सा इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन 9th से पढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ के रेस्पेक्ट में लगता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के ऊपर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एप्लीकेबल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर रेंज की मैं बात करूं, सबसे पहले जितने टाइप्स के अपन ने फोर्स लिखे हैं उनके अपने को रेंज की बात करनी है। रेंज मींस परास। किसकी बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, परास की बात करेंगे, मतलब उनका जो ऑपरेटिंग एरिया है वो कहां तक का है उसकी अपन बात करेंगे। तो जहां तक उस फोर्स को इस फोर्स की तो रेंज जहां तक होगी, रेंज का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ से 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, किस टाइप के ऑब्जेक्ट से लगाकर, छोटे ऑब्जेक्ट से लगाकर बड़े ऑब्जेक्ट तक अगर ये फोर्स एप्लीकेबल है तो उस काइंड के अंदर अपन जो है रेंज की बात कर रहे हैं। तो लाइक अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, तो मेरे पास मेरे हाथ में एक चौक है, अगर इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो सीधे जाएगी अर्थ। कहाँ जाके गिरेगी, फर्श के ऊपर जाके गिरेगी, विच मीन्स जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके ऊपर एक्सर्टेड कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और अगर मैं बात करूं मून या कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के रेस्पेक्ट पे जो है क्या कर रहा है, अर्थ के सराउंडेड उसके ऑर्बिट में अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे भी है। और बात करें अपने न्यूटन साहब की तो उन्होंने भी बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जितने भी प्लैनेट्स है उसको बाउंड करके रखता है। तो वहां पे भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने रीजन दिया है। और इस चौक के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। इवन इस चौक का अगर एक छोटा स्मॉलर पार्टिकल भी होगा, उस पार्टिकल को भी अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ तो वो भी टुवर्ड्स द अर्थ या मैं बोल सकता हूँ कि फर्श के ऊपर जाके गिरेगा। तो ऐसा फिनोमिना हो रहा है क्योंकि रीजन क्या है, अर्थ जो है उसके ऊपर क्या कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स को लगा रही है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बेसिकली कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक नेचर यहाँ से अपने को पता चला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण का बल है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देख लो आप, टाइड्स आती है, ओशन टाइड्स की अगर अपन बात करें, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, जो ओशन टाइड्स है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। आई बात समझ में, ये जो फिनोमिना आकर होता है इसके पीछे का जो अगर रीजन देखें तो वो क्या है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो उधर की उस साइड में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। जो अगर ओशंस के अंदर वेव्स की बात करें तो वो उस साइड में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। आई बात समझ में। तो अट्रैक्शन का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक यहाँ से चौक को मैंने ये ड्रॉप करा, सीधा अर्थ के साइड में जा रही है, तो अर्थ उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बाउंड करके रख रही है। अगर अपन भी यहाँ हवा में क्या नहीं फ्लोट हो रहे हैं, वही बात है। तो क्या है कि अर्थ अपने को बाउंड करके रख रही है, अट्रैक्ट करके रखी हुई है अपने आप। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो अट्रैक्शन का फोर्स है। सेकंड बात करते हैं कि अगर रेंज की मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स के, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज की बात करूं स्टूडेंट, तो एक छोटे ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है और बड़े प्लेनेट पे भी लग रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और छोटे जो ऑब्जेक्ट है वो आप माइक्रो माइक्रो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। विच मीन्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज जो है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। इसकी रेंज कैसी है, इनफाइनाइट रेंज है। एक छोटे ऑब्जेक्ट पे भी एप्लीकेबल है और एक लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी से छोटी वस्तु पे, एक छोटे पिंड पे भी लग सकता है और एक बड़े ग्रह के ऊपर जो खगोलीय पिंड है उसके ऊपर भी लगता है। तो इसकी जो परास है उसकी परास कैसी है? अनंत। परास कैसी है? अनंत। उसके बाद में एक फोर्स है जिसका मैंने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसे मैंने बोला वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत और चुंबक, विद्युत और चुंबक से मिलकर जो बना हुआ है इसको मैंने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन मैग्नेट को, चुंबक को इंक्लूड करते हैं और चार्ज पार्टिकल, आई बात समझ में, चार्ज जिसे मैं क्या बोलता हूँ आवेश, उसको अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ चार्ज की बात करूं तो यहाँ से अपन इसको समझ लेंगे चार्ज, जिसे मैं क्या बोलता हूँ आवेश, आवेश चार्ज। चार्ज की अगर बात करूं मैं तो विद्युत चुंबकीय जो बल है, चाहे वैद्युत की बात करो चाहे चुंबक की बात करो, उसमें चार्ज पार्टिकल आवेश होगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी भी मैटर पार्टिकल की। तो कोई भी अगर मेरे पास द्रव्य पदार्थ है उसकी मूलभूत जो कण है उसको मैं क्या बोलता हूँ? आवेश बोलता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एज चार्ज। आई बात समझ, उसका मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्ज बोल रहा हूँ। तो ये जो स्टूडेंट्स चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसके बारे में अपन ने जो है डिस्कस करा हुआ है, उसके बारे में आप फैमिलियर हो, क्योंकि 9th और 10th में अपन ने पढ़ा है कि चार्ज जो है दो टाइप का होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट के अंदर भी जो है पोल्स की बात करूं तो मैग्नेट में टोटल कितने पोल्स होते हैं? साउथ पोल होता है मैग्नेट में, और मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अगर पास में लेके आऊंगा मैग्नेट में, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सेम एज इट इज अगर मैं क्या कर रहा हूँ, साउथ पोल को पास में ला रहा हूँ, दोनों सेम है ना, साउथ पोल को पास में ला रहा हूँ या नॉर्थ पोल को पास में ला रहा हूँ, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेम एज इट इज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पास में ला रहा हूँ तो क्या होगा? साउथ पोल को पास में ला रहा हूँ तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास, साउथ और नॉर्थ को ला रहा हूँ तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेम एज इट इज क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मैं बोल सकता हूँ अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज को मैं पास में लेके आ रहा हूँ तो विच मीन्स वहां क्या होगा? रिपल्सन। और अनलाइक चार्ज लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को अगर मैं पास में लेके आ रहा हूँ तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ जो नेचर मेरे को क्या दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो अट्रैक्शन का फोर्स है और रिपल्सन का भी फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है? अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन। अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का जो है ये क्या है? बल है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसकी रेंज की भी बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी जो है किस टाइप की है? इनफाइनाइट रेंज है। इसकी रेंज की भी अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट रेंज है, क्योंकि ये भी जो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है। और छोटे से छोटे पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है उसको नेक्ड आईज से इजीली अपन उसको विजिबल ही नहीं है वो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसकी रेंज भी जो है कैसी है? इनफाइनाइट रेंज है। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो वर्ड आया है यहीं से आपको इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा फोर्स, वो आपको नॉलेज हो गई होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर में जो लगने वाला जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगने वाला है उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, कोई भी जो अणु है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक के अंदर जो बल लग रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का यूज क्या है उसके ऊपर अपन देखते हैं। तो एटम है मेरे पास कोई भी, उस एटम के सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और उस न्यूक्लियस में क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होंगे। न्यूट्रॉन्स की अपने को बात नहीं करनी है, अपन बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ओके, अपने को अभी जस्ट इससे पहले वाला एक फोर्स अपन ने देखा था जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके अंदर देखा था अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ क्या है, जब आपने अगर कंस्ट्रक्शन देखा हो एटम का, एटम के अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, एटम के कंस्ट्रक्शन में मैं क्या देख रहा हूं? जो प्रोटॉन है बेसिकली, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं
ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सिंगल प्रोटॉन होगा उसके अंदर सिचुएटेड, नहीं ना। अगर जैसे जैसे कोई भी एटम है उसमें उसका अगर एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज होता जाएगा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे और रहना उनको कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है नाभिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और उन सभी नाभिकों को आफ्टर ऑल रहना कहाँ है, उन सभी नाभिकों को रहना तो किसके अंदर ही है, नाभिक के अंदर ही रहना है। तो जब एक ही जगह पर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो आया होगा। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी जो वर्किंग रेंज है वो कहाँ है, कोई भी एटम है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स उन प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखता है वो फोर्स है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली कोई भी जो मेरा परमाणु है उस परमाणु के अंदर जो नाभिक है उस नाभिक के अंदर जो लगने वाला बल है उसे मैं बोलता हूँ प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो सारे नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो सारे धनावेशित है और धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और उन सबको बाउंड करके रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। और इसकी रेंज बहुत ही कम है, इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर के आसपास जो है इसकी रेंज की अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये फोर्स एप्लीकेबल है क्योंकि बात हो रही है किसकी, एटम न्यूक्लियस की। तो उसकी जितनी साइज है उस पर ये फोर्स क्या करेगा, एलिजिबल है वहां तक की ये फोर्स, उसके बाद ये फोर्स नहीं लगेगा। फिर अपन बात तो काफी रेंज जो है काफी इसकी कम है। अब अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स है, तो किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करके बाउंड करके रख रहे हैं उन सबको, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। सेम चीज है, दुर्बल नाभिकीय बल जो है ये भी कहाँ लग रहा है, नाभिक के अंदर लग रहा है। ये थोड़ा सा इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे अपन इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी काफी कम होती है, अगर हल्की सी रेंज बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेसिकली जो बीटा, बेसिकली अगर बात करें जो बीटा डीके है एटम के अंदर वो रिलेट करता है किससे, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। जो बीटा डीके है, बीटा डीके किससे, कोई भी एटम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो निकलते हैं उसमें से जो बीटा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स जो किससे रिलेटेड है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। तो इस टाइप से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर जो है अपन ने बेसिकली डिस्कस करा। अब इसके अगर बात करें तो सबसे जो वीक फोर्स है उस वो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन चारों फोर्सों में सबसे ज्यादा वीक फोर्स है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर सीक्वेंस में अपने को सेट करना हो कि फोर्स जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर एडजस्ट करना हो तो अपन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहले देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थोड़ा वीक होता है, किससे, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। वीक न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा और वीक होगा किससे, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस टाइप से मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी वो क्या सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे जो वीक है वो है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए वीक है, सपोज ये देखो ये चौक जो है मेरे हाथ में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये यहाँ है, फिर भी अगर मेरे को इसको हवा में उठाना, ये मैंने उठाया, ओके, लिफ्ट किया मैंने इसको यहाँ से, विच मीन्स जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ। तो मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, इस पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है, हल्का सा मैंने इसको लिफ्ट करा और ये ऊपर आ गई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे, इन जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर के अंदर उसमें सबसे जो वीक फोर्स है मेरा वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद में आता है यूनिफिकेशन इन फिजिक्स एंड रिडक्शन इन फिजिक्स। यूनिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे लॉज हैं, उन सबको कंबाइन करना, तो बहुत सारे एक ही लॉ के अंदर बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनास या नेचुरल फिनोमिनास को जो है एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन के अंदर आता है। तो इतना ये भी इंपॉर्टेंस में उस चीज को नहीं देता, ये एक थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी पार्ट को आप बुक के अंदर से थोड़ा रीड आउट करेंगे तो
आपको बेसिक जो उसकी टर्मिनोलॉजी है या उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, योर वर्ड से अपने को ये इशू हो जा रहा है कि यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, कि एक ही फिजिकल लॉ से जो है या एक ही लॉ से कि जितने भी फिजिकल डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमिनास को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो किसके अंदर रहता है, यूनिफिकेशन वर्ड एडिशन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप को डिफरेंट फॉर्म से, जैसे मैक्सवेल की इक्वेशंस वगैरह वो आप एग्जांपल वहाँ देखेंगे। तो अभी उसको एज ए एग्जांपल ही आपको रीड आउट करना है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह आपने इतनी डीप स्टडी की नहीं है, तो वैसे भी वो आपको अभी समझ में आने वाला नहीं है, और इतना जो है अभी डिस्टर्बेंस नहीं लेना है अपने को। अभी बेसिक कंसेप्ट से उठना है और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है टॉपिक्स को कवर करना है। आई होप ये इतना जो फिजिक्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर अपन डिस्कस करेंगे जो सेकंड चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर अपन यूनिट वाला सिस्टम पढ़ेंगे, मेजरमेंट वाला सिस्टम, जो मेजरमेंट वाला पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। क्यों नेसेसरी है मेजरमेंट, क्या नीड है मेजरमेंट की, यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप्स की यूनिट है, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट अपन जाएंगे डायमेंशन के ऊपर, फिर डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूलाज, और जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल इक्वेशन की उनको डिस्कस करने के साथ साथ उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, उसको भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो इतना जो है आप रीड आउट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।